Good evening students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. We were doing the chapter equilibrium. I left with the small topics in isolation. The first topic that we are going to do today is ionic product of water, and then we are going to talk about pH. Then we will move on to acid base neutralization, buffer solutions and common ion effect. ठीक है, so हम शुरू करते हैं ionic product of water के साथ. Ionic product of water. अगर मैं water की nature define करूँ, so by nature water is a weak electrolyte. It is a weak electrolyte, ठीक है, and it undergoes self ionization. कैसे? अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स ले लूँ, सो एनी टू वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होएगा, जब एक H2O बटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो ये जो H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना देगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ठीक है, तो अगर मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज लिक्विड, दिस इज लिक्विड, दिस इज एक्वस एंड दिस इज एक्वस. सो यू गोइंग टू गेट concentration of hydronium into concentration of OH negative over concentration of H2O square, क्योंकि ये दो H2O मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, तो नाउ ये आपका लिक्विड है एंड यू नो दैट लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन हम कितनी लेते हैं, 1 लेते हैं. ठीक है, सो ये यहाँ पे चला गया, इट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू OH नेगेटिव आयन. इसकी कॉन्सेंट्रेशन जब हम 1 ले लेंगे तो ये जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकला, वाटर, W इज फॉर वाटर, इज व्हाट, इज प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. ठीक है, राइट. नाउ different experiments were carried out at different temperatures and it was found that at 298 Kelvin जो ये Kw है, that is concentration of hydronium into OH negative कितनी थी, it was found to be 1.0 into 10 raised to power minus 14. ठीक है, and this is known as ionic product of water, Kw, that is 1.0 into 10 raised to power minus 14. ठीक है, is it clear to you? ओके, अब अगर इसकी हमने यूनिट्स निकालनी हो तो क्या होएगा, दिस इज मोल्स पर लीटर एंड दिस इज ऑल्सो मोल्स पर लीटर. सो मोल्स पर लीटर दो बारी है तो स्क्वायर, तो यूनिट्स क्या हो जाएंगी, मोल स्क्वायर लीटर -2. ठीक है, उसके बाद जो आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड कर नहीं सकता, क्योंकि यू नो दैट प्योर वाटर जो लिक्विड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मोर और लेस सेम रहती है. ठीक है, सो इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन टेम्परेचर, मीनिंग देयर बाय कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो Kw की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर टेम्परेचर 298 से कम कर दूंगी तो Kw की वैल्यू कम हो जाएगी. एंड दिस इज द वैल्यू एट 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज कि अगर मैं प्योर वाटर ले रही हूँ, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग प्योर वाटर, then concentration of hydronium ion is going to be equal to concentration of OH negative ion. ठीक है, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से x है, बराबर है, तो हर एक की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी 10 raised to power -7 मोल्स पर लीटर. ठीक है, राइट. कैसे, अगर लेट्स से हाइड्रोनियम इज x एंड हाइड्रोक्सिल इज x, तो x इंटू एक्स इज 1 into 10 raised to power -14 और x स्क्वायर इज 10 raised to power -14, तो आपका x क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 raised to power -14, और अंडर रूट क्या होता है 1/2. ठीक है,
सो क्या हो गया 10⁻⁻⁷. सो अगर आप प्योर वाटर ले रहे हो जो न्यूट्रल है तो उसमें द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻⁷. इज इट क्लियर टू यू? नाउ इफ माई वाटर इज एसिडिक, फॉर एसिडिक वाटर क्या होगा? You know that concentration of hydronium ion is going to be greater than concentration of OH negative ion. ठीक है, right? And अगर मैं basic ले लूँगी, if my water is slightly basic in nature, then concentration of OH negative ion is going to be greater than concentration of hydronium ion. ठीक है, so टेक अवे फ्रॉम दिस इज यू शुड नो व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW और उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है. इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड न्यूट्रल. कब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है, कब हाइड्रोनियम की ज़्यादा होती है और कब OH नेगेटिव की ज़्यादा होती है. ठीक है, इज़ इट क्लियर टू यू? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, आपने काफ़ी सारी क्लासेस में पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में, जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं आपको क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, आपने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है और हम इसको क्या कहते थे? वी यूज्ड टू कॉल इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, नाउ 100% क्या होता है कि ऐसा नहीं होता. इन ऑल केसेस यू डोंट गेट अ न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर. कई बार आपको एसिडिक सॉल्ट भी मिल सकता है, कई बार बेसिक सॉल्ट भी मिल सकता है. ठीक है, वी कैन यूज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. फर्स्ट केस क्या है? अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हो, ठीक है, सो यू गेट अ न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टेकन लेट्स से HCl ले लिया मैंने, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस. सो आई एम गोइंग टू हैव H पॉजिटिव आयंस, Cl नेगेटिव आयंस, Na पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस. अब ये मिलके क्या बना लेंगे? वाटर. सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन में? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो यू नो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ NaCl. ठीक है, और मेरे को क्या मिलेगा? मुझे एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा. अगर मैं इस सोल्यूशन का अगर अब pH चेक करूं तो pH इज़ गोइंग टू बी 7. मैं pH आपको बहुत डिटेल्स में कराऊंगी. ठीक है, थोड़ा सा इस टॉपिक को करने के लिए रिमेंबर, pH इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन. जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसमें 0 इज़ हाईली एसिडिक, और जैसे जैसे आप 0 से यू मूव टूवर्ड्स 7 क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है. 7 इज़ योर न्यूट्रल, और जब आप 7 से जा रहे हो 14 की तरफ तो आपका बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग. ठीक है, सो pH स्केल कहाँ से कहाँ तक है? इट्स लाइक दिस, फ्रॉम 0 to 14. यहाँ बीच में 7 है न्यूट्रल. ठीक है, दिस इज हाईली एसिडिक एंड दिस इज हाईली बेसिक. ठीक है, एनीवेज डोंट वरी अबाउट दिस, ये हम बहुत डिटेल्स में करेंगे. तो एज ऑफ नाउ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट किया जाए तो आपको एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा. ठीक है, तो जो आपका सोल्यूशन होगा उसका pH क्या होएगा? 7 होएगा. ठीक है, सो दिस इज़ योर केस 1. अगर मैं केस 2 ले लूँ, that is I am taking a strong acid and a weak base. ठीक है, मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया जैसे HCl ले लिया, और एक वीक बेस ले लिया जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया. ठीक है, तो क्या होएगा? इट इज़ लाइक H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव प्लस अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, now this is like water, so that means you have ammonium ions plus chloride ions plus H positive ions plus water.
ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो मेरे पास 100% सारे HCl जो थे, मेजॉरिटी ऑफ द HCl जो थे वो डिसोसिएट हो गए H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। बट मेरे पास जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड था ये एक वीक बेस था, ठीक है। मैं आपको एक बार एक सिंपल सी एनालॉजी से समझाती हूँ कि वो एक्स्ट्रा क्यों होंगे। क्योंकि लेट्स अज्यूम मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स इसके हैं और 10 मॉलिक्यूल्स इसके हैं। HCl इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये बट गया आपके पास 10 H पॉजिटिव में और 10 Cl नेगेटिव में। बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, लेट्स से इसमें से सिर्फ जो 2 थे, ओनली 2 आउट ऑफ देम डिसोसिएटेड, तो 10 में से मेरे पास सिर्फ 2 अमोनियम आयंस हैं और 2 OH नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है, राइट। क्योंकि आपने पढ़ा है जो वीक एसिड्स और वीक बेस होते हैं उसमें क्या एस्टैब्लिश हो जाता है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो can you see here on the product side I will not have equal number of H positive and OH negative, क्योंकि OH negative कहाँ से आ रहे हैं, वीक बेस से। तो ये 2 OH negative 2 H positive के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे और जो बाकी 8 H positive आयंस हैं वो सोल्यूशन में ही रह जाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा H positive आयंस हैं they are going to make the solution acidic, they will make the solution एसिडिक। तो इसका जो pH होएगा इट्स गोइंग टू बी लेस दैन 7 एंड माई सॉल्ट इज गोइंग टू बी एन एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, राइट। इज इट क्लियर टू यू? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। साथ में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपने यहाँ सब कुछ एक्वस लिखना है, एक्वस 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 एंड एक्वस, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी आप सब में लिख लीजिए, ठीक है। सो ऑन, राइट डाउन एक्वस इन ऑल द इक्वेशंस, ठीक है, राइट। इज इट क्लियर टू यू? अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे केस में, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ। So I'm going to take the third case. Okay, now tell me what could be case number 3. केस 3 क्या होएगा? अब केस 3 में क्या हो जाएगा, पासा पलट जाएगा। इट्स गोइंग टू बी अ वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है ना, एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, ठीक है। इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, इट्स गोइंग टू गिव यू अ बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वीक एसिड जैसे मैंने ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, एंड इट इज गिविंग यू अ बेसिक सॉल्ट। यू हैव एसिटेट आयंस, H पॉजिटिव आयंस, ये आ गए एसिटिक एसिड से, Na पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस, ओके। सो एक्वस एक्वस एक्वस, AQ लिख रही हूँ, क्लियर नहीं है, अपने नोट्स में क्लियरली लिखिए AQ को, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्स्ट्रा। मैंने ऊपर लिखा है बेसिक सॉल्ट, कैसे, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से इसके मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए NaOH के, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस था, सो आई हैव 10 Na पॉजिटिव एंड 10 OH नेगेटिव, एंड दिस इज़ अ वीक एसिड, एंड अज्यूम कि इसमें सिर्फ 10 में से लेट्स से एक मॉलिक्यूल जो था डिसोसिएट हुआ, सो ओनली 1, सो आई गॉट 1 एसिटेट आयन
एंड 1 H पॉजिटिव आयन। तो जितना एक बना था वो एक OH नेगेटिव के साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। ठीक है, सो बाकी कितने बच गए, बाकी 9 OH नेगेटिव मेरे पास बच जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू हैव सरप्लस ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन द सोल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ आई विल बी लेफ्ट विद CH3CO नेगेटिव and Na positive and water and excess of OH negative ions। ठीक है, और इसकी वजह से मेरा जो सोल्यूशन है क्या हो जाएगा, my solution is going to be basic। आपको यूजुअली ऐसी इक्वेशंस लिखने को नहीं आती, ये मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अगर सोल्यूशन बेसिक है तो pH is going to be greater than 7। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू केस नंबर 4। केस 4 पे आ जाते हैं कि अब दोनों ही वीक हैं। सो यू हैव अ वीक एसिड प्लस अ वीक बेस। तो क्या होएगा, यू आर गोइंग टू गेट अ सॉल्ट विच कैन बी आइदर न्यूट्रल, इट कुड बी बेसिक और इट कुड बी एसिडिक, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ कि दोनों ऑल्दो एसिड एंड बेस दोनों वीक हैं, बट उनमें से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेट्स से एसिड थोड़ा सा एक शेड स्ट्रॉन्गर हुआ बेस से, तो सोल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा। अगर बेस थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ एसिड से तो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अगर दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट बराबर हुई तो सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक वीक एसिड का है CH3COOH एंड वीक बेस का है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू गेट अमोनियम आयंस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने चारों केसेस पढ़ लिए एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ऑल्दो ये टॉपिक आपके सिलेबस से काट दिया गया है, पर थोड़ी सी आपको इसका हल्का सा आइडिया अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए ये चीज़ क्या है, ताकि आगे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ सकें। ठीक है, जिस तरह एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर मिल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है कि अगर मैं सॉल्ट को पानी में डाल के मिक्स करूं तो मेरे को एसिड और बेस मिलता है, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सो बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या हुआ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, यू कैन सी हेयर ऑल्सो सॉल्ट प्लस वाटर इज गिविंग यू एसिड एंड बेस। ठीक है, इसमें भी हम सेम 4 केसेस ले सकते हैं जैसे हमने पहले लिए थे। नाउ पहले केस में हमने वो सॉल्ट लिया है जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, जैसे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपने देखा था किससे बना था, NaOH एंड HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस थे। सिमिलरली KNO3 किससे बना होगा, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ यू नो दैट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शंस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। दैट मीन्स कि इसमें जैसे मैंने ये ऊपर वाला ही ले लिया, राइट, जब हमने इसका सॉल्ट बनाया था तो कैसे बना था, NaOH लिया था प्लस HCl गेव यू NaCl प्लस वाटर। ठीक है, एंड कैन यू सी द एरो, दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब प्रैक्टिकली इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि अगर मैं पानी में नमक डाल दूं तो मेरे को उसमें से NaOH एंड HCl नहीं मिल सकता। ठीक है, और इस केस में जो pH होता है हमारा सोल्यूशन का 7 था, न्यूट्रल सोल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, सो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस उस सॉल्ट का पॉसिबल नहीं है जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड केस। सेकंड केस इज टॉकिंग अबाउट अ सॉल्ट जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस से बना है। ठीक है, कोई भी पिक कर लेते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, ये किससे बना होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HNO3 और एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NH4OH। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट, ये इक्वेशंस को आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुन लीजिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, जैसे मैंने अमोनियम नाइट्रेट का जब हाइड्रोलिसिस किया, सॉल्ट को पानी में डाला,
ठीक है, तो क्या क्या आयन्स बने, अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन, H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, ठीक है, राइट। सो आई हैव दिस 4 आयन्स, अमोनियम, नाइट्रेट, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मैंने इनको इकट्ठा लिखा हुआ है ताकि आपको आसान हो जाए रिकलेक्ट करना, राइट। नाउ अगर मैं इसकी आयनिक इक्वेशन लिखती हूँ तो ये क्या हो गए, अमोनियम, नाइट्रेट एंड वाटर। अब यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों लिखा, प्लीज रिमेंबर, जैसे अगर मैं एक लेट्स से स्ट्रॉन्ग एसिड लेती हूँ और उसको मैं डिसोसिएट करती हूँ, मैं रिएक्शन कैसे लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। दिस इज शोइंग इट्स अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। बट अगर मैं एक वीक एसिड या वीक, इन दिस केस मैंने एक वीक बेस उठा लिया ताकि आपको समझ आ जाए, तो मेरा रिएक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है। क्योंकि इसमें 100% डिसोसिएशन नहीं होती तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये जो आयन्स हैं ये कंबाइन करके वापस वो आपका वीक बेस बना रहे हैं। सो देयर इज एन आयनिक इक्विलिब्रियम व्हिच सेट्स इन हियर। उसी तरह यहाँ पे भी क्या हुआ, जब अमोनियम एंड OH नेगेटिव आयन्स होंगे, सम ऑफ देम विल एसोसिएट, दैट इज जॉइन टुगेदर अगेन टू मेक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस सोल्यूशन में क्या होएगा, एक डेलिकेट सा आयनिक इक्विलिब्रियम होगा किसके बीच में, अमोनियम आयंस, OH नेगेटिव आयंस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो सम ऑफ देम विल कंबाइन, राइट। अब दोनों तरफ से मैंने नाइट्रेट कैंसिल कर दिया, मेरे पास क्या बचा, अमोनियम प्लस वाटर गिव्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H पॉजिटिव आयन। सो यू सी यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि मेरे पास क्या है, एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन्स है, दैट मीन्स माई सोल्यूशन इज गोइंग टू बी एसिडिक। जो मैंने पहले वाले में भी कराया था, जब मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस की न्यूट्रलाइजेशन करती हूँ तो माई सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, द pH इज गोइंग टू बी लेस दैन 7। इस तरह के हाइड्रोलिसिस को हम कहते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, राइट। इसमें रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आपने समझना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो इक्विलिब्रियम, इट्स इरिवर्सिबल, ठीक है। जब मैं एक सॉल्ट लेती हूँ एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ, तो उसके रिएक्शन में क्या होता है, दैट्स नोन एज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्योंकि क्या होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वीक बेस, तो क्या होएगा, देयर इज गोइंग टू बी आयनिक इक्विलिब्रियम। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ केस देखते हैं, जैसे हमने पहले देखा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, now let's study the relationship between your hydrolysis constant KH and your degree of hydrolysis, not dissociation constant, degree of hydrolysis, ठीक है, and dissociation constant for एसिड एंड बेस। अगर मैं एक एसिड ले लूँ, ठीक है, एक एसिड ले लूँ तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka। एक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Kb। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब एसिड को पानी में डालती हूँ तो वो किस एक्सटेंट तक आयंस में बदल जाता है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसको आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कि वीक एसिड का। नाउ यू नो दैट जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वो 100% आयनाइज हो जाता है, जैसे HCl है ना, तो उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम तो होएगा ही नहीं, तो उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की तो बात आएगी नहीं। उसी तरह अगर मैं एक वीक एसिड ले लूँ तो उसमें क्या आएगा कि वो सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक आयनाइज होगा और थोड़ी देर के बाद क्या होएगा, बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा, तो उसमें आपके पास बात आएगी डिसोसिएशन कांस्टेंट की। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक वीक एसिड का, उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड दैट इज Ka। उसी तरह अगर हम एक वीक बेस ले लेंगे तो उसमें क्या होएगा, थोड़ी देर के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा एंड उसमें क्या आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ। जैसे हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो उसमें 100% डिसोसिएशन हो जाती है, सो देयर इज नो चांस फॉर इक्विलिब्रियम। तो उसमें क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड की बारी तो आएगी नहीं, सो देयर इज गोइंग टू बी नो Ka। बट अगर हम एक वीक एसिड लेंगे तो क्या आएगा, उसमें थोड़ी देर के बाद क्या आएगा, जो आयंस पानी में
डिसोसिएट हुए थे वो वापस एसिड बनाएंगे. दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी एन आयनिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द एसिड मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस विच हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू डिसोसिएशन. तो उसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होएगा उस इक्वेशन का क्या होएगा, Ka. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड की आप इक्वेशन कैसे लिखते हो, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. यू कैन सी द एरो. बट अगर आप एक वीक एसिड ले लो तो इसमें क्या हो जाता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. दिस इज एन एक्वस मीडियम. ठीक है. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज आफ्टर अ वाइल बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो गया. तो यहाँ डबल एरो है. तो इस केस में जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ओवर रिएक्टेंट्स. तो इस केस में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का उसको हम Ka कहते हैं. उसी तरह वीक बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट को Kb कहते हैं. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आपने पढ़ा था 10⁻⁻14 होता है जो 298 केल्विन पे, उसके लिए था Kw. ठीक है. मोस्टली आपको जब न्यूमेरिकल्स दिए होंगे तो इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन तो इट्स बाय डिफॉल्ट 298 केल्विन एंड बाय डिफॉल्ट Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 लेनी है. ठीक है. सो नाउ लेट्स कम टू द 3 केसेस. मैंने 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि एक सॉल्ट जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है उसका तो हाइड्रोलिसिस होएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इट्स अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. पहले ले लेते हैं, मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेसिस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस किया. तो उसका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है KH, हमने अभी पढ़ा था. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, उसके हम डिराइव नहीं कर रहे क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसकी. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ओवर Kb. मैंने यहाँ पे Ka क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड था. ठीक है, राइट. एंड फर्दर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वाज √Ka/C, उसी तरह आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज √KH/C, जहाँ C मोलैरिटी है. ठीक है. फर्दर आपका KH क्या था, Kw/Kb, यहाँ मैंने लिख दिया. ठीक है. सो वन इज दिस इक्वेशन यू कुड रिमेंबर. द सेकेंड वन इज कि अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ले रही हूँ तो अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो Kb तो होएगा ही नहीं, आई विल हैव ओनली Ka. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, माई हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज गोइंग टू बी Kw/Ka. ठीक है. फर्दर योर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, √KH/C, और KH की जगह क्या आ जाएगा, Kw/Ka. अगर मैं एक वीक एसिड और एक वीक बेस से बने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो मेरा KH क्या होता है, Kw/Ka/Kb. मैंने अभी पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, अभी हमने किया था कि जो आपकी लेफ्ट साइड थी इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड में एनायन भी था और कैटायन भी था. सो इट वाज एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. तो आपके पास Ka भी होएगा और Kb भी होएगा. ठीक है, राइट. और इसका H की वैल्यू क्या होती है, √KH. फर्दर क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ KH की जगह डाल दिया Kw/K/Kb. एज ऑफ नाउ बोर्ड्स में से ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपका हट चुका है. तो जो मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अभी तक कराया है ये आपको आपका जो 11th-12th का जो स्कूल एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है. कॉम्पिटिशन्स इट्स नॉट क्लियर कि सिलेबस में आएगा या नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको कराया है. प्लस ऑल्सो थोड़ा सा हमने आगे अभी बफर सॉल्यूशंस, कॉमन आयन अफेक्ट करना है, तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करने में इजी हो जाता है. ठीक है. सो आज का वीडियो लेक्चर में जो मैंने हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट है उसमें आप अपने नोट्स में मार्क कर लेना, दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस, इट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब चलते हैं अगले टॉपिक पे जो आपके सिलेबस में है. ठीक है. Okay, now third case is hydrolysis of salt of weak acid and strong base. जैसे CH3COONA, ये एक weak acid CH3COOH और एक strong base NaOH से बना है. ठीक है. अब हम अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, so I'm going to have acetate ions, sodium ions एंड पानी से आ गए H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. ठीक है. फर्दर अब इसकी आयनिक इक्वेशन लिखेंगे तो यू विल गेट एसिटेट आयंस, सोडियम आयंस, वाटर इज नाउ. अब ये क्या है, ये एक वीक एसिड है, सो देयर इज गोइंग टू बी एन आयनिक इक्विलिब्रियम बिटवीन CH3COOH एंड एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन. तो सम ऑफ देम विल एसोसिएट और कंबाइन टू गिव यू एसिटिक एसिड. ठीक है. दोनों तरफ से सोडियम आयंस कॉमन है, काट दो
तो आपके पास क्या रह गया, OH नेगेटिव आयंस रह गए सोल्यूशन में. दैट इज व्हाई द सोल्यूशन इज गोइंग टू बी बेसिक एंड द pH इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 7. ठीक है, इज इट क्लियर, राइट? सो दिस सोल्यूशन इज गोइंग टू बी बेसिक and the pH is going to be greater than 7. उसके बाद कैन यू सी इस हाइड्रोलिसिस में एक एनायन ने पार्ट लिया है सिर्फ, तो हम इसको क्या कहते हैं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस. इससे पहले वाले केस में आपके इस साइड सिर्फ कैटायन था और हम उसको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कह रहे थे. यहाँ पे एक एनायन है सिर्फ पानी के साथ, तो हम क्या कह रहे हैं इसको, एनायनिक हाइड्रोलिसिस. नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट केस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस. ठीक है, तो इस केस में मैंने जैसे ये ले लिया, ये एक वीक एसिड CH3COOH और एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ सॉल्ट है. जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे सो यू आर गोइंग टू हैव एसिटेट आयन, अमोनियम आयन, H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन. Further, there is going to be a equilibrium, ionic equilibrium between these two and acetic acid and between these two and ammonium hydroxide. ठीक है, तो इस हाइड्रोलिसिस में आप देख रहे हो एनायन और कैटायन दोनों दिख रहे हैं आपको, तो दिस इज नोन एज एनायनिक कैटायनिक, दोनों का हाइड्रोलिसिस है. ठीक है, सो इट इज एनायनिक एंड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बिकॉज बोथ एनायन एंड कैटायन आर टेकिंग पार्ट. ठीक है, एंड द pH विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ कि इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था. ओके, उसके बाद हम एक टॉपिक पे आते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. ठीक है, ये थोड़ा सा हम करेंगे. ठीक है, आगे इसकी काफ़ी सारी डेरिवेशंस हैं, वो अब सिलेबस में नहीं है. हेंडरसन इक्वेशन भी नहीं है, उसकी आगे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट ये हम करेंगे थोड़ा सा, राइट? एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी, जब मैं किसी एसिड को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, आई विल रिप्रेजेंट इट एज HA. इट मीन्स H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव. H पॉजिटिव एसिड के लिए, A नेगेटिव क्या होता है, जो H पॉजिटिव के साथ लगा होता है, और हम इसको कहते हैं एसिड रेडिकल. ठीक है, उसी तरह आप किसी बेस को रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो, BOH. क्यों, कैसे स्प्लिट होएगा ये, B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो बेस क्या है, जो आपको OH नेगेटिव आयंस देता है सोल्यूशन में. ठीक है, राइट? और ये जो आपका B पॉजिटिव है, ये जो कैटायन है, इसको आप क्या कहते हो, इट इज़ कॉल्ड बेसिक रेडिकल, जो बेस के साथ है. ठीक है, जो OH नेगेटिव के साथ है. Right, now let's come to hydrolysis constant. Now what is hydrolysis constant? जैसे मैंने ये एक salt hydrolysis का reaction लिखा है. ठीक है, BA is my salt, जहाँ B क्या है. Now if you just look at these two equations, अगर मैं इन दोनों को डालूँ, अगर मैं इसका एक न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करूँ तो कैसे आएगा, एसिड प्लस बेस, है ना, यहाँ से आपने पानी निकाल दिया, इज गोइंग टू गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर. मैंने अब AB क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये पॉजिटिव है, H पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये OH नेगेटिव है. तो जब आप केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिखते हो, पहले पॉजिटिव चीज़ आती है और फिर नेगेटिव आती है, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसलिए BA लिखा. ठीक है, सो अब मैं, ये था एसिड बेस, अब मैं इसी का हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ. ये सॉल्ट को मैंने पानी में डाला, ठीक है, एंड आई गॉट HA प्लस BOH, ये एसिड प्लस बेस मिला. सॉल्ट प्लस वाटर इज गिविंग यू एसिड प्लस बेस. ठीक है, अब मैं अगर इसका एज पर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर मैं इसका ये डिसोसिएशन या कांस्टेंट निकालूँ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूँ, बिकॉज यू सी देयर इज अ डबल एरो हेयर, दैट मीन्स देयर इज एन आयनिक इक्विलिब्रियम इन दिस रिएक्शन. तो क्या हो जाएगा, योर K दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज HA इंटू BOH अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. फर्दर H2O इधर ले आई, H2O की वैल्यू क्या होती है, यू नो इट इज़ 1. ठीक है, राइट, दिस ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज KH. ठीक है, KH क्या होता है आपका, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. तो ये जो है ये किसके बराबर हो गया आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, दिस कैन बी K इंटू H2O, या आप इसको KH भी कह सकते हो. दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इंटू BOH ओवर BA. मतलब क्या है, HA क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इंटू बेस ओवर सॉल्ट. तो आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को आप कैसे याद रख सकते हो, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इंटू बेस ओवर
सॉल्ट, रेज टू पावर अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। उसके बाद एक टर्म आती है दैट इज H। व्हाट इज H? H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इट इज़ जस्ट सिमिलर टू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। तो H क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट जो हाइड्रोलाइज हो गए, हाइड्रोलाइज्ड ओवर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट टेकन। ठीक है, सो दैट इज H। तो हमने यहाँ दो चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो ये दो चीज़ें हैं। आपका KH इज व्हाट? एसिड इनटू बेस अपॉन सॉल्ट, ठीक है, दैट्स हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज व्हाट? कि आपने जो टोटल मॉलिक्यूल्स लिए थे सॉल्ट के उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज हो गए हैं। फटाफट एक बार हम इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। डेरिवेशंस की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस से हट गई हैं, आगे कहीं अप्लाई भी नहीं होंगी। Okay, so now we are going to talk about dissociation of diabasic और polybasic acids and diacidic and polyacidic bases. Now, ठीक है, अब ये terms क्या होती हैं? जैसे मेरे पास HCl है ना, तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूँगी तो मेरे पास एक ही H पॉजिटिव आयन देगा। दैट मीन्स ये एक H पॉजिटिव आयन सिर्फ एक OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता है, सो इट इज़ नोन एज मोनोबेसिक। उसी तरह अगर मैं H2SO4 ले लूँ तो ये आपको दो H पॉजिटिव आयंस देगा, सो इट इज़ डाईबेसिक। H3PO4 ले लूँ तो ये आपको 3 देगा, इट इज़ पॉलीबेसिक, ठीक है। उसी तरह अगर NaOH ले लूँ, दिस इज़ मोनो एसिडिक, क्योंकि ये एक ही OH नेगेटिव आयन दे रहा है। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ, सो इट इज़ डाई एसिडिक बेस। एंड अगर मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ, ये ट्राई एसिडिक, दैट इज़ पॉली एसिडिक बेस है, मोर देन 2 इज़ पॉली, तो ये पॉली एसिडिक बेस है क्योंकि ये 3 OH नेगेटिव आयंस देगा। तो अगर हमारे पास ऐसे वीक एसिड्स या बेसेस हैं कोई जिनमें मोर देन 1 H पॉजिटिव या मोर देन 1 OH नेगेटिव आयन है, तो हम उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको एक डायरेक्ट MCQ आ सकता है इस पे, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से आई हैव एन एसिड H2A, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसके पास 2 H पॉजिटिव आयंस हैं। तो पहले स्टेप में क्या होएगा? ये एक H पॉजिटिव आयन दे देगा और क्या बन जाएगा? HA नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में ये HA नेगेटिव जो है ये एक और H पॉजिटिव आयन दे देगा और क्या बन जाएगा? A2 नेगेटिव। अब मैं इन दोनों स्टेप्स को ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास कट गया। आई गेट H2A गिव्स यू 2H पॉजिटिव प्लस A2 नेगेटिव। अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लेट्स से K1 था और सेकेंड स्टेप का K2 था, तो जो नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट है इस एसिड का वो क्या हो जाएगा? K1 इंटू K2। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये इक्वेशंस कराई भी थी कि जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सिमिलरली हम सेम केस ले सकते हैं एक बेस के लिए, राइट। तो अगर 3 स्टेप्स हुए तो क्या हो जाएगा? K1 इंटू K2 इंटू K3, जैसे H3PO4 के केस में हो जाएगा। अब हम कोई बेस ले लेते हैं, जैसे हमने एक बेस लिया BOH लेट्स से होल थ्राइस, मैंने पॉली एसिडिक बेस ले लिया है, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये क्या दे देगा हमें? BOH, एक तो OH नेगेटिव निकल गया तो ये क्या हो गया? BOH पॉजिटिव। उसके बाद ये BOH यहाँ पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि एक नेगेटिव निकल गया, पहले न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल में से नेगेटिव निकाल दिया तो नेट चार्ज क्या हो गया? 1+, ठीक है। अब फर्दर इसने एक और दिया OH नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बच गया? एक OH बच गया और अब क्या हो गया? 2 पॉजिटिव। उसी तरह अब ये आगे क्या करेगा? इसने जब एक और दे दिया
OH नेगेटिव, तो अब क्या बच गया, ये B3 पॉजिटिव. सो इफ आई ऐड दीज 3 इक्वेशंस, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, नीचे जगह नहीं है. सो इफ आई ऐड दीज 3 इक्वेशंस, लेट्स से इसका था K1, इसका था K2 और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, तीनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट थे K1, K2 एंड K3. नाउ व्हेन आई ऐड दीज, सो यू कैन सी ये यहाँ पे कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो मेरे को नेट इक्वेशन क्या बन रही है, BOH होल थ्राइस ऑन डिसोसिएशन इज गिविंग यू 3OH नेगेटिव एंड B3 पॉजिटिव. एंड नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी राइट डाउन द एक्सप्रेशन. और न्यूमेरिकल भी आ सकता है कंपटीशन में, डायरेक्ट एक्सप्रेशन वाला MCQ भी आया हुआ है, आपके पेपर में भी आ सकता है. एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स फॉर एसिड्स एंड बेसिस विच आर पॉलीबेसिक और पॉली एसिडिक. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, बफर सोल्यूशन. Next we are going to talk about buffer solutions. ठीक है. Now what is buffer? Buffer means reserve. जैसे आपने अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि गवर्नमेंट का जो राशनिंग सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें गवर्नमेंट एक बफर स्टॉक बना के रखती है. बफर स्टॉक मतलब एक्स्ट्रा स्टॉक रखती है कि अगर कहीं फैमिन आ जाए, बाढ़ आ जाए, है ना, किसी टाइम फसल ना हो इतनी, तो वो उसमें से निकाल के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. ठीक है, फ्री या लोअर प्राइसेस पे. सो व्हाट इज बफर? बफर में बेसिकली मीन्स रिजर्व. ठीक है, राइट, फॉर द रेनी डेज कुछ रखना. ओके, नाउ बफर सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन है कि अगर मैं उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डालूं तो वो अपने पीएच को जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने देता. ठीक है, इट सिंपली मीन्स कि उसके पास कुछ ऐसी रिजर्व एसिडिटी होती है कि अगर मैं उसमें एक बेस डालूं तो वो उसके एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा, या ऐसी रिजर्व बेसिसिटी होती है कि अगर मैं उसमें एक एसिड डालूं तो वो उसके एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा. सो बेसिकली इट हैज़ रिजर्व एसिडिटी एंड रिजर्व बेसिसिटी, ताकि जब मैं उसमें थोड़ा सा बेस या एसिड डालूं तो उसका पीएच डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, सो दैट इज अ बफर सोल्यूशन. जो बफर सोल्यूशंस हैं 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंड मिक्स्ड. एंड एफिशिएंसी वाइज मिक्स्ड बफर्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं. जो सिंपल बफर्स होते हैं दे आर बेसिकली सिंपली सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस. इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना. कई बार ये आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बफर, तो अगर आपको उसकी डेफिनेशन पता होगी तो पता लग जाएगा. ठीक है, और जो मिक्स्ड बफर्स हैं वो फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक. एसिडिक बफर्स जो होते हैं वो वीक एसिड और उसी वीक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है उससे बने होते हैं. जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड सोडियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, उसके बाद बेसिक बफर्स क्या होते हैं? जो एक वीक बेस और उसी वीक बेस का सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड का साथ हो, उससे बने हो. जैसे यहाँ हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये क्या है आपका वीक बेस, और अमोनियम क्लोराइड क्या है? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका बना हुआ सॉल्ट है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर मिक्स्ड बफर. एफिशिएंसी वाइज आपके जो मिक्स्ड बफर्स हैं दे आर बेटर than simple buffers. ठीक है, राइट. उसके बाद what is buffer action? Buffer action is a tendency of the given solution to prevent any change in its pH when any acid or base is added to it. That is known as buffer action. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये बफर एक्शन जो है एसिडिक एंड बेसिक बफर्स का बफर एक्शन कैसे काम करता है. ठीक है, सो आई नीड स्पेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर देती हूँ. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द बफर एक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर्स. ये आपको इक्वेशंस
लिखने को आ सकती हैं, आपको बफर एक्शन एग्जाम्पल के साथ समझाने को आ सकता है। ठीक है, पहले मैंने एसिडिक बफर लिया है। व्हाट इज एसिडिक बफर? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ मैंने वीक एसिड लिया, एसिटिक एसिड, और फिर उसका सॉल्ट लिया जो उसने एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ बनाया है। नाउ सिंस एसिटिक एसिड इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें क्या होएगा, एक आयनिक इक्विलिब्रियम होएगा। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू स्प्लिट। ऐसे कैसे स्प्लिट किया मैंने? बिकॉज CH3COOH इज गोइंग टू गिव यू CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव पानी के साथ मिलके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। एंड सिंस इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे देख रहे हो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सो देयर इज एन आयनिक इक्विलिब्रियम। ऑन द अदर हैंड सोडियम एसीटेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन का एरो है, वन साइडेड एरो है, इट्स गोइंग टू गिव यू एसीटेट एंड सोडियम आयंस। सो यू कैन सी जो आपका बफर सोल्यूशन है उसमें काफ़ी सारे अब एसीटेट आयंस भी हैं और हाइड्रोनियम आयंस भी प्रेजेंट होंगे। अगर मैं इसमें एक थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl डालती हूँ, तो HCl आपको एक्वस सोल्यूशन में क्या देता है, हाइड्रोनियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। अब ये जो हाइड्रोनियम आयंस हैं ये खतरा बन सकते हैं, दे कैन डिक्रीज द pH। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये सोल्यूशन को और एसिडिक बना सकते हैं। तो इससे बचने के लिए बफर सोल्यूशन क्या करेगा, उसने अपनी जेब में एक्स्ट्रा क्या छुपा के रखे हुए हैं, एसीटेट आयंस। ये एसीटेट आयंस इन एक्स्ट्रा हाइड्रोनियम आयन से जो इस एसिड से आए हैं, एसीटेट आयन कहाँ से आए हैं, बफर सोल्यूशन से, वो इन हाइड्रोनियम आयंस के साथ मिलके एसिटिक एसिड बना देगा जो बहुत वीक एसिड है, विच विल नॉट एक्चुअली अफेक्ट द pH ऑफ द सोल्यूशन। उसके बाद अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक बेस डाल देती हूँ जैसे NaOH, तो NaOH इज गोइंग टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अब OH नेगेटिव आयंस होने की वजह से सोल्यूशन कैन बिकम मोर बेसिक। ठीक है, दैट इज दिस कैन इंक्रीज द pH। अब इससे बचने के लिए कि जो आपका pH है वो ना बढ़े, उसको बेसिक बफर कैसे एसिडिक बफर कैसे टैकल करता है। आपने देखा कि यहाँ बफर में हाइड्रोनियम आयंस थे, तो बफर से हाइड्रोनियम आयंस जो बेस से OH नेगेटिव आयंस हैं उनके साथ मिलके पानी बना लेंगे, मतलब OH नेगेटिव के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और pH को नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, सो दिस इज बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर्स। अब हम आते हैं बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर्स। नाउ बेसिक बफर में मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक वीक बेस होता है और उसी वीक बेस का एक सॉल्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट HCl के साथ है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जिसने अमोनियम क्लोराइड बनाया। सिंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो क्या होएगा, यहाँ पे एक आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डबल एरो हेयर। एंड अमोनियम क्लोराइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, so what is going to happen, it's going to be a irreversible reaction। तभी आपको एक सिंगल एरो दिख रहा है। बफर सोल्यूशन में काफ़ी सारे आपके पास OH नेगेटिव एंड अमोनियम आयंस हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा एसिड डालती हूँ HCl का, आई डिस्कस्ड अबव ऑल्सो, HCl is going to increase the supply of hydronium ions, so this may decrease the pH। अब इससे बचने के लिए क्या होएगा, ये जो हाइड्रोनियम आयंस हैं ये कहाँ से आए हैं, एसिड से। इनको कौन संभालेगा, ये आपको दिख रहा है बफर सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस हैं। ये जो बफर के OH नेगेटिव आयंस हैं वो एसिड के हाइड्रोनियम आयंस को न्यूट्रलाइज कर देंगे और पानी बना देंगे ताकि pH पे कोई असर ना हो। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसमें थोड़ा सा बेस डाल देती हूँ, जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या हो रहा है, OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है एंड दिस में इंक्रीज द pH, दैट इज इस सोल्यूशन को बेसिक बना सकता है। तो इससे बचने के लिए बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, उसके पास बफर के पास क्या थे, आप ऊपर इक्वेशन में देखिए, यू हैड अमोनियम आयंस, कैन यू सी, यू हैड अमोनियम आयंस। तो ये जो बफर के अमोनियम आयंस हैं
ये बेस के OH नेगेटिव आयंस को टैकल करके क्या बना देंगे, एक बहुत वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस बेस इज सो वीक दैट इट विल नॉट अफेक्ट द pH ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, सो दिस इज हाउ the buffer action takes place. That is how the acidic buffers and the basic buffers they prevent any change in the pH of the solution. ठीक है, right? और ये जो solutions होते हैं, जो buffers होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, buffer solutions. इसका screenshot ले लीजिए. Next देखते हैं हम common ion effect. ओके, नाउ वेरी सिंपल टॉपिक, कॉमन आयन इफेक्ट. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल के साथ समझाने को कह सकते हैं. कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, जैसे अगर मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेती हूँ, ठीक है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, और अगर मैं उसमें कुछ ड्रॉप्स एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डाल देती हूँ, कंडीशन क्या है कि उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट से मिलता जुलता एक आयन होना चाहिए. ठीक है, तो अगर मैंने उस वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक बिल्कुल सेम आयन वाली एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दी, तो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयंस में बंटना या फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रुक जाता है. इट इज़ सप्रेस्ड, मतलब वो दब जाता है. ठीक है, और बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाता है. राइट, तो लेट्स स्टडी दिस विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वीक बेस था अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, कैन यू सी, इसके एक्वस सोल्यूशन में व्हाट इज हैपनिंग इज डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनटू अमोनियम आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस. ठीक है, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालूं जिसमें या अमोनियम है या OH नेगेटिव है, जैसे मैंने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन. तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट थी और इसमें मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दी जिसमें ये एक आयन कॉमन था. तो ये कैसे डिसोसिएट हो रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फुली डिसोसिएट हो जाएगी अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन में, ऑल्दो फ्यू ड्रॉप्स डाली हैं. तो अब क्या होएगा, नाउ अमोनियम आयन की क्वांटिटी बढ़ गई. अब आप ली चैटलियस प्रिंसिपल लगाओ कि अगर प्रोडक्ट में किसी एक प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो क्या होएगा, द रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिर से रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे ताकि फिर से रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए. तो क्या होएगा, जब मैंने इसमें अमोनियम क्लोराइड डाला तो अमोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ गई, जिससे क्या होएगा, बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा. दैट इज अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर देंगे. दैट मीन्स डिसोसिएशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बटना, अमोनियम एंड OH नेगेटिव आयन, दैट इज डिसोसिएशन, एक चीज़ का बटना वो कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, और क्या होएगा, बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा. दैट इज एसोसिएशन, मतलब इन दोनों का मिल के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना बढ़ जाएगा. सो कॉमन आयन इफेक्ट जो है हम इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ करते हैं प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, दिस इज अ वीक एसिड. ठीक है, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ गिविंग यू एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयंस. नाउ अगर मैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देती हूँ, जैसे मैंने इसमें डाल दिया सोडियम एसिटेट, सो इट इज़ गिविंग मी एसिटेट आयंस एंड सोडियम आयंस. इसके डालने से क्या हुआ, एसिटेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो बढ़ गई. जब बढ़ गई तो एज पर ली चैटलियस प्रिंसिपल रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. दैट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन होना फॉर द टाइम बीइंग बंद हो जाएगा, डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगी और बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा. दैट इज़ एसोसिएशन बढ़ जाएगी ताकि वो और रिएक्टेंट्स बनाए. जब प्रोडक्ट्स बढ़ गए तो दैट इज़ और एसिटिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, उसको देखने से पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. हमने अपने फर्स्ट वीडियो में इक्विलिब्रियम के एग्जांपल में सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पढ़े थे. ठीक है, एंड हमने बात की थी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की, दे आर एन एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है,
सो वी हैड टॉक्ड अबाउट एग्जाम्पल ऑफ शुगर एंड वाटर कि हम एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट ले लेते हैं और उसमें हम चीनी घोलते जाते हैं, तो यहाँ चीनी क्या है, सॉल्यूट। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि उस रूम टेम्परेचर पे अब और चीनी नहीं घुल सकती, और अगर मैं उसमें चीनी डालूंगी तो मुझे चीनी जो है वो बीकर के बॉटम में दिखेगी। तो उस समय क्या बन गया है, हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है उस गिवन टेम्परेचर पे, जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि सोल्यूट जो जितनी भी खाली स्पेस थी वो ले चुका है, राइट। एंड एट दिस टाइम देयर इज गोइंग टू बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन दैट अनडिजॉल्व्ड शुगर विच इज लाइंग एट द बॉटम ऑफ द बीकर and the sugar which has got ionized and is present in the water, ठीक है। तो क्या है, तो इनफैक्ट शुगर तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें आयनाइजेशन नहीं होएगी। तो हम बात करें तो वी कैन टेक सॉल्ट हेयर, जैसे अगर मैं सिल्वर क्लोराइड ले लूँ, ठीक है, और उसको मैं एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करूं, तो क्या होएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके और सिल्वर क्लोराइड उसमें नहीं घुलेगा, ठीक है। लेट्स से पानी में घोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके सिल्वर क्लोराइड और नहीं घुलेगा उसमें, तो क्या होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होएगा, देयर इज गोइंग टू बी एन इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है, एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनडिजॉल्व्ड सिल्वर क्लोराइड विच इज लाइंग एट द बॉटम ऑफ द बीकर and the silver ions and chloride ions which are present in the solution, ठीक है। So that is your equilibrium of saturated solutions। तो quickly saturated solutions क्या हैं, जिसमें at the given temperature no more solute can be dissolved in the solvent, ठीक है। Now what is solubility? सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि अगर मैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में आई एम टेकिंग 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट to prepare its saturated solution, ठीक है, is known as solubility, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं 100 ग्राम पानी के अंदर लेट्स से 30 ग्राम सॉल्ट मैक्सिमम डिजोल्व कर सकती हूँ NaCl, तो उसके बाद क्या होएगा कि जितना मैं कोशिश करूंगी और डिजोल्व नहीं होएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, दैट इज देयर इज गोइंग टू बी एन इक्विलिब्रियम, सो दैट 30 ग्राम सॉल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। सो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो क्या होएगा, उसमें और स्पेस क्रिएट हो जाएगी एंड आई कैन डिजोल्व मोर, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस, ठीक है। अब हम आते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं एक सॉल्ट का, जैसे मैंने सिल्वर क्लोराइड की बात की थी, जब मैं इसको डालती हूँ सोल्यूशन में तो आई गेट Ag पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो इसके एट द टाइम सैचुरेटेड सोल्यूशन जब बन गया, व्हेन देयर इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, उसमें क्या आएगा, उसमें देयर इज गोइंग टू बी एन आयनिक इक्विलिब्रियम बिटवीन AgCl दैट इज लाइंग एट द बॉटम ऑफ द बीकर, ठीक है, सॉरी, इन सॉलिड स्टेट, एंड Ag पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये एक्वस है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बार बार बताने की आपको ज़रूरत नहीं है ना, आपको बताया था सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन को हम 1 लेते हैं, और क्यों लेते हैं, राइट। सो अगर इसको मैं 1 अज्यूम कर लूँ तो K इज़ गोइंग टू बी 1 ले लो, या कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होएगी सॉलिड की, राइट। सो अब हम ये क्या बन जाएगा, KSP इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू Ag पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस। तो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द salt saturated salt solution, very very important word, saturated, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, it is
द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑफ द सॉल्ट एट एनी टाइम, ठीक है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन. एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑफ द सॉल्ट at the time of saturation. So it is limited to saturated solution only, the concept of solubility product. ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल जनरलाइज करते हैं. अगर मैंने ले लिया AX और BY, ये मेरा सॉल्ट था, ठीक है. तो अब जैसे मैं एक सॉल्ट लिखा हुआ है AX और BY, तो अगर मैंने इनकी वैलेंसी निकालनी हो, क्योंकि यहाँ तो मुझे पता था Ag1 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव है, अब AX BY दिया है, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे? वर्क बैक कर लेंगे. इसकी Y पॉजिटिव होएगी और इसकी X नेगेटिव होएगी. मैंने यहाँ पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि जब भी कोई फॉर्मूला होता है उसमें पहले पॉजिटिव होता है, मेटल होता है, फिर नॉन मेटल होता है सॉल्ट में, ठीक है. तो अब इसमें A की वैलेंसी क्या है? A की वैलेंसी क्या है आपके पास? Y पॉजिटिव, और B की वैलेंसी क्या है? X नेगेटिव, ठीक है. A की Y पॉजिटिव है और B की X नेगेटिव है. नाउ हाउ मेनी मोल्स ऑफ A आर देयर इन 1 मोल ऑफ AXBY? X मोल्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ AXBY, ठीक है, प्लस Y मोल्स ऑफ B आर प्रेजेंट इन AXBY, ठीक है. आपको समझ आया? आई एम अगेन रिपीटिंग इस इक्वेशन को मैंने कैसे बनाया. मेरे पास एक सॉल्ट था AXBY, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा. MgCl2. अब मेरे को यहाँ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन की अगर वैलेंसीज निकालनी है, मैं क्या करूँगी? इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है. तो ये बेसिकली Mg मीन्स Mg1, तो यहाँ पे 1 चला गया और यहाँ पे 2 चला गया. ये पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है. तो MgCl2 जब स्प्लिट होएगा तो कैसे स्प्लिट होएगा? MgCl2 इज गोइंग टू स्प्लिट एज Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. अब 1 मोल Mg का है, 1 मोल MgCl2 में, तो यहाँ 1 आएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसमें 1 MgCl2 में 2 मोल क्लोरीन के हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2Cl नेगेटिव. उसी तरह AXBY में मैंने इनकी वैलेंसीज वर्कआउट की. A की वैलेंसी आई Y पॉजिटिव और B की वैलेंसी आई X नेगेटिव. उसके बाद इस 1 मोल में X मोल्स A के थे और Y मोल्स B के थे. तो दिस इज हाउ माई इक्वेशन हैज स्प्लिट अप. ये मेरा सॉलिड था सॉल्ट और ये एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है. तो KSP क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज व्हाट? इट इज AY पॉजिटिव इंटू BX नेगेटिव. ये तो मेरे आयंस हैं, raised to power the stoichiometric coefficients. So what is solubility product? It is the product of ions of the salt in the saturated solution, each raised to power the stoichiometric coefficients on the product side of the equation. ठीक है, तो ये हो गया मेरा solubility product. ठीक है, क्लियर है? इसको अब हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे. ओके, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है कि लेट्स से मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता है किसी चीज़ का है, लेट्स से 3 × 10⁻⁻14, ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मेरे जो आयंस हैं सॉल्ट में, ठीक है, अगर उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, जैसे मैंने यहाँ लिया था Ag और Cl, लेट्स से दैट Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन में इतनी आ रही है, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेट्स से AgCl का इतना है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग. अब अगर मैंने उसके प्रेसिपिटेट्स बनाने हैं, क्योंकि इतना अगर कॉन्सेंट्रेशन है Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव की, तो क्या बन रहा है? सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब अगर मेरे को AgCl के प्रेसिपिटेट्स बनाने हैं तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए. दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन of the ions in the salt should be greater than the solubility product of the salt in order to make precipitates. कई बारी आपको कॉन्सेंट्रेशन दी होती है आयंस की, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया होता है, आपने उन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है
कीपिंग इन माइंड द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड यू चेक कि उसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा या अनसैचुरेटेड बनेगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करके आंसर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जितना आ रहा है, मतलब आपका उस गिवन कॉन्सेंट्रेशन में सैचुरेटेड सोल्यूशन बन रहा है। अगर आपका आंसर इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स आपके प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। और अगर आपका आंसर सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट से कम आ रहा है तो बेसिकली इट्स अ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यू कैन ऐड मोर of the ions, more of the salt sorry, in order to make a saturated solution. ठीक है, so that is one learning from KSP that you can use. उसके बाद let's say मैं एक सॉल्ट ले लेती हूँ x और दूसरा सॉल्ट ले लेती हूँ y, या एग्जाम्पल AgCl का ही ले लेते हैं। लेट्स से मैंने AgCl ले लिया और AgBr ले लिया, ठीक है। एंड लेट्स अज्यूम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ था 3 × 10⁻⁻14 है, एंड लेट्स अज्यूम कि AgBr का 3 × 10⁻⁻15 है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है AgCl का, वो AgBr के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा है। दैट मीन्स AgCl की सॉल्युबिलिटी AgBr से ज़्यादा है, ठीक है। या सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर मैं लेट्स से 100 ग्राम पानी ले रही हूँ तो उसमें AgCl ज़्यादा डिज़ोल्व होएगा एज़ कम्पेयर टू AgBr, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgCl का ज़्यादा है, ठीक है। सो मोर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, more the solubility product, more is the solubility of the salt, more is the solubility of the salt. That means AgCl is more soluble than AgBr in water, ठीक है। सो दीज आर द टू लर्निंग्स। अब हम देखते हैं कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को यूज़ करके सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नाउ सॉल्युबिलिटी क्या था कि एक 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हो एट अ गिवन टेम्परेचर विच इज़ यूजुअली 298 केल्विन, ठीक है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो नाउ हमने अज्यूम किया लेट S मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बी डिजोल्व्ड पर लीटर, ठीक है, राइट। कि अगर 1 लीटर मैंने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है तो लेट्स से उसमें मैं S मोल्स जो है वो सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकती हूँ सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। मैंने सेम सॉल्ट ले लिया AxBy जो मैंने अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए लिया था। आपको अभी बताया था A की वैलेंसी क्या हो जाएगी Y पॉजिटिव और B की क्या हो जाएगी X नेगेटिव। फर्दर आई हैव X मोल्स ऑफ A एंड Y मोल्स ऑफ B। यहाँ तक आपको समझ आ गया था, ओके। अगर ये 1 मोल है AxBy तो इसमें X मोल्स हैं किसके, A के, और Y मोल्स हैं B के। तो अगर मैं एक की जगह S मोल्स ले लूँ AxBy के, S मोल्स क्या हैं, वो मोल्स जो इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देंगे। तो अगर S मोल्स हैं AxBy के तो ये क्या हो जाएंगे XS और ये क्या हो जाएंगे YS, ठीक है, राइट। तो मेरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन इनटू एनायन। इस केटायन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है XS, ठीक है, राइट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है XS और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है X। उसी तरह मेरी एनायन की कॉन्सेंट्रेशन Bx नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है YS और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है Y। सो XS टू द पावर X एंड YS टू द पावर Y हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, X टू द पावर Y इंटू S टू द पावर X, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलूँ, ये स्टेप कैसे आया, आई जस्ट टेल यू, आई एम डूइंग इट हेयर। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या था मेरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन, केटायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी XS और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था X, और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी YS और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था Y। फर्दर इस ब्रैकेट को खोलो, दिस इज X टू द पावर X इंटू S टू द पावर X इंटू Y टू द पावर Y इंटू S टू द पावर Y, ठीक है। इसमें मैं X
और y बाहर निकाल लूँ, s कॉमन ले लूँ, क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये मेरा आ गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी का रिलेशन, जहाँ KSP इज़ माय सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड S इज़ माय सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आपको ये रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने एक AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट ले ली, जैसे NaCl ले लिया है ना, तो जब उसकी डिसोसिएशन होती है कैसे होएगी, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। ठीक है, AB टाइप में, तो इसका मतलब एक AB में एक A है और एक B है, तो S मोल्स में कितने होंगे, SA और SB। ठीक है, तो अब मेरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव कितनी है S इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव कितनी है S। इसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल डाल सकते हो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू S है। ठीक है, और B नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है S, सो S इंटू एस इज S स्क्वायर। आपको कई बार डायरेक्ट आ जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AB टाइप क्या है, तो अगेन रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। 30 सेकेंड्स लगते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता आपको ये कैलकुलेट करने के लिए, तो S स्क्वायर है। उसी तरह अगर AB2 टाइप है, अब AB2 टाइप में अगर ऐसे देखूं तो सबसे पहली चीज़ आप क्या निकालोगे, वैलेंसी निकालोगे। किससे बना है ये, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। इट इज़ मेड ऑफ A2 पॉजिटिव एंड B1 नेगेटिव आयंस। ठीक है, फर्दर 1 मोल है A का और 2 मोल है B के, इसलिए यहाँ 2 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया, तो ये ऐसे स्प्लिट हुआ। अगर ये 1 मोल था AB2 का, तो इसमें 1 मोल था A2 पॉजिटिव का और 2 मोल थे B नेगेटिव के, तो अगर ये S है तो ये S हो जाएगा और ये 2S हो जाएगा। तो अब KSP क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन जो क्या है S रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है 1। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन क्या है 2S और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, 4S क्यूब। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं AB3 टाइप ले लूँ तो सबसे पहले A की वैलेंसी क्या हो जाएगी, क्रॉस करो, 3 पॉजिटिव और B की वैलेंसी हो जाएगी 1 नेगेटिव। 1 मोल A का बनेगा, 3 मोल्स बनेंगे B के। इस इक्वेशन से क्या इम्प्लाई हो रहा है कि अगर ये 1 मोल है तो ये 1 है और ये 3 है, तो अगर ये S है तो ये S है और ये 3S है। फर्दर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन इनटू एनायन, तो केटायन की कॉन्सेंट्रेशन S थी, एनायन की 3S थी एंड इसका टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था 3। तो क्या हो गया, 3 3 से 9, 3 से 27, 3 क्यूब इज 27S और ये कितने हैं, ये 3 है और ये 1, सॉरी 27S4। ठीक है, तो ये हो गया आपका AB3 टाइप के लिए। इज इट क्लियर टू यू। तो आपको कोई भी फॉर्मूला दिया हो आप उसको ऐसे वर्क बैक करके उसका आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी की रिलेशन निकाल सकते हो, डायरेक्ट MCQ आ सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व अ NCERT न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन दिस। Okay, so this is your NCERT numerical. Calculate the solubility of A2X3 in pure water assuming neither kind of ions react with water. So basically solution बन रहा है इसका। ठीक है, तो पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। A2X3 कैसे स्प्लिट करेगा, A2X3 इसको आप वर्क बैक कर लीजिए, तो इट्स गोइंग टू बी A3 पॉजिटिव और X की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 नेगेटिव। सो कैसे स्प्लिट करेगा ये, एज A3 पॉजिटिव एंड X2 नेगेटिव, 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ X। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, मैंने यहाँ से वर्क बैक किया, ये 3 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, A इज 3 पॉजिटिव एंड X इज 2 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद 2 मोल्स ऑफ A था और 3 मोल्स ऑफ X था। ठीक है, इसका मतलब है अगर 1 मोल A2X3 है तो वो आपको 2 मोल A दे रहा है A3 पॉजिटिव और 3 मोल आपको X2 नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स कि अगर ये 1 है तो ये 2 हैं और ये 3 है। अगर ये S है तो ये क्या हो जाएगा 2S और ये 3S, जहाँ S क्या है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, राइट। सो नाउ
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन, ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन रेज टू पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू concentration of anion raised to power the stoichiometric coefficient. If you want you can write this step also, अगर सीधा S से नहीं शुरू करना. तो solubility product क्या हो गया, A3 पॉजिटिव की concentration क्या है 2S raised to power क्या है 2, इसकी solubility क्या है 3S, इसकी raised to power क्या है 3. तो ये कितना हो गया आपका solubility product, it is 2 2s of 4 S स्क्वायर, यहाँ हो गया 3 3 9 3 27 इंटू S क्यूब. ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 7 से 28 2 4 2 से 8 and 2 10 108 S 5. ठीक है, अब KSP की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 इज 108 S 5. ठीक है, नाउ आपको फिफ्थ पावर ऑफ S दिया हुआ है, आपने S निकालना है, तो आप फिफ्थ रूट तो निकाल नहीं सकते, तो उसको आसान करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, विच इम्प्लाइज 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23. अब मैंने 1.08 लिख दिया, इसको 1.08 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये 2 हो गया. 108 को कैसे लिख दिया मैंने, 1.08 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 S5. फर्दर अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे 8 हटाऊंगी तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -23 इज़ सॉरी नॉट हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1.1 इंटू 10 टू द पावर 2 S5. इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो गया 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 डिवाइड बाय 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू S5. इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये 1.1 और 1.1 आपका कट गया, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, इट इज़ गिविंग यू 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -25 इज S5. तो आपका S क्या हो जाएगा, S इज गोइंग टू बी द फिफ्थ रूट 10 रेज़ टू पावर -25 टू द पावर 1/5. ठीक है, तो ये 5 से 25, तो S क्या हो गया आपका 10 रेज़ टू पावर -5. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू. इससे हमारी कैलकुलेशंस थी काफ़ी आसान हो गई, नहीं तो फिफ्थ रूट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी इज 10 टू द पावर -5, या ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स पर लीटर. ठीक है, सो दिस इज माई सॉल्युबिलिटी. क्लियर. सो दिस फिनिशेस टुडेज वीडियो लेक्चर. काफ़ी सारे हमने छोटे छोटे टॉपिक्स करे. वी आर लेफ्ट विथ pH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड कॉमन आयन इफेक्ट, उसको हम यूज़ कैसे करेंगे इक्वेशंस में. सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर pH एक्सटेंसिवली, एंड जो इसका एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी की रिलेशनशिप. सो मीनवाइल इस लेक्चर को बहुत ध्यान से आप पढ़िए और ध्यान से इसके नोट्स बनाइए, राइट. एंड जस्ट टू रीआइटरेट, इसमें से जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला ऑल्दो इट्स नॉट इन योर सिलेबस, हाउएवर इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप उसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वो उसमें आगे समझने में आपकी हेल्प करेगा, +2 में भी आपकी हेल्प करेगा. सो मीनवाइल स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.